हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। समापन बोले तो जब आपको कोई भी फर्म को खत्म करना होता है, बिल्कुल ही खत्म करना होता है, मतलब उसकी एसेट्स लायबिलिटी पेमेंट कर देते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं एंड उसके बाद उनका अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम ये डिसोल्यूशन करते हैं? पहली चीज, जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, जब इसमें करना हो। दूसरा, जब आप किसी एडमिट करते हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को एडमिट करते हो। अब एडमिट करने में क्यों होता है? क्योंकि पुरानी वाली फर्म खत्म हो जाती है, नई फर्म शुरू होती है, तो ठीक है। या फिर जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, हम उस टाइम भी इसका डिसोल्यूशन करते हैं। या फिर एक्सपल्सन ऑफ अ फर्म, एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, या कोई पार्टनर अपने आप से वॉलंटरी रिटायरमेंट वहां से ले रहा है, ठीक है। पार्टनर की डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर की डेथ हो रही है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना या बैंकरप्ट हो जाना, ठीक है। इसके अलावा एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपका पार्टनरशिप पीरियड एक्सपायर हो गया है, पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व माना जाता है कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। एंड ओके, तो कौन किन किन मोड से, कहते हैं ना, किस किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन है हमारा। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 में क्या है कि जब पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई हमें अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है, तो उस टाइम भी हो सकती है, ये एक एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये आता है आपका सेक्शन 41 में। कंपल्सरी, अब कोई भी कंपल्सरी कब होगा? जब कोर्ट कहेगी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है। कंपल्सरी कब होगा? जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, व्हेन ऑल पार्टनर्स, इसमें क्या सिचुएशन होती है? व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तब कंपल्सरी है। जब सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म तो खत्म होना कंपल्सरी है। सेकंड नंबर पे, जब आपका फर्म, जब वो बिजनेस है ना, वो बिजनेस आपका अनलॉफुल हो जाए। अनलॉफुल का मतलब इलीगल। सेक्शन 40 में क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट है। सेक्शन 41 में क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट में खुद से मत क्यों बनेंगे? कई बार होता है कि नहीं चलाना, मर्जी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एग्रीमेंट तो वो होता है ना जिसमें हमारी खुद की म्यूचुअल वो होती है कि भाई हमें अब आगे रन नहीं करना है बिजनेस, हमारी रजामंदी तो हाँ, रजामंदी है हमारी। सेक्शन 41 में कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर बिजनेस आपका अनलॉफुल इलीगल माना। सेक्शन 42 क्या कहता है कि ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 42 में है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, या तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, या आपने जिस चीज के लिए आपने फर्म को फॉर्म किया था, आपका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, या तो आपका एम लिख देते हैं यहाँ पे, एम फुलफिल्ड, या तो आपने जिस चीज के लिए, जैसे कई बार हम कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं डांस के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो हमारी चीज फुलफिल हो जाती है, फुलफिल हो गई तो वो खत्म हो जाता है ग्रुप। ऐसे ही अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं कि हमारा एम जो था वो फुलफिल हो गया, मतलब बिजनेस खत्म, बिजनेस डिसॉल्व। मैंने और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। हमारे पास 50 वो है घाघरा चोली है, ठीक है। नवरात्रि आ रहे तो हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, हम वो बेच रहे हैं। अब वो हमारे 50 के 50 बिक गए, हमारा एम पूरा हो नहीं, गया। नवरात्रि खत्म हो गए, हमारा वो एम खत्म हो गया, हाँ, क्योंकि ठीक उसके है। बाद कोई नहीं खरीदेगा उसको। हाँ, ठीक अब वो नेक्स्ट टाइम सेट होगा, तो वहां पे वो खत्म हो जाता है। ये सही एग्जांपल था। थर्ड नंबर पे और कौन से बिजनेस होते हैं? अगर आपकी एक्सपायरी डेट हो गई, ऑन द एक्सपायरी डेट, कि खत्म भाई इसकी एक्सपायरी डेट हो गई, दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट कैसे होगी? एक डेट, वैलिड डेट होती है ना कि इतने टाइम के लिए ही ये बिजनेस है, ऐसा भी होता है। मतलब ये हर एक में कंपलसरी होता है, हर एक बिजनेस में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस में ऐसा होता है जो एक वैलिड टाइम के लिए होते हैं, टाइम लिमिट होती है उनकी। हर टाइप के बिजनेस होते हैं। बिजनेस लाइसेंस से कुछ होता है?
हाँ बिजनेस लाइसेंस तो होता है, लाइसेंस बट लाइसेंस तो हमारा एक्सपायर थोड़ी होता है। होता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। अच्छा। हाँ वही, हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अगर उसके ये बाद नहीं है कराया- बाय नोटिस सेक्शन, यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 में क्या होता है, आप कभी भी बाय नोटिस दे के उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं। कैसे? जब मान लीजिए व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड, मान लीजिए ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है, भाई कितने भी टाइम के लिए चल सकता है। इट इज एट विल एनी पार्टनर, मतलब ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टनर नोटिस दे के फर्म को खत्म कर सकता है। 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए वो चाह रहे हैं, उनमें से एक पार्टनर भी चाहे कि अब ये पार्टनरशिप नहीं चलेगी, तो वो बाय नोटिस उस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करा सकता है। बोलो। बट ये सबके समझौते से ही तो होता है ऐसा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ। उसमें तो सबका होता है, लेकिन कोई एक बंदा भी नोटिस दे के, बिना रीजन के नोटिस दे के भी नहीं करना लेकिन फर्म वो आगे। गलत हो जाएगा ना। हाँ। नहीं, बाकी 2 चाहे तो आगे रन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो 3 की पार्टनरशिप थी वो खत्म हो चार जाती है। रिटायर हो जाए ना नोटिस की बात वजह तो वही है। नहीं, सेक्शन 43 में आपका बाय नोटिस है, और जो सेक्शन 44 है वो हमारा बताता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आंटी सेक्शन ये 43 तक लाना ही क्यों है? सेक्शन 40 पे भी तो ये चीज चल ही सकती है। बेटा देखो, ये कह तो रही हूँ मैं आपको, ये तो सेक्शंस बताए गए हैं कि इस टाइप से बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपके सेक्शंस हैं। कोई भी चीज़ हम रूल रेगुलेशन के अंदर करते हैं। जब आपका फर्म वो होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है, लेकिन अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 2013 चलता है ना। उसी तरह से जब वो डिसॉल्व होगा, अगर उनका कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, तो डिसॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्शंस रूल्स होने चाहिए। वो आपके यहाँ ये क्या है, है? सेक्शन 40 से लेके 44। ओके, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कौन सा अकाउंट इसमें बनाना होता है। सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? परफॉर्मेंस का आपका बनता है पर्टिकुलर अमाउंट, मैं साथ साथ ये भी बताती चली जाती हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में बनाएंगे क्या क्या? पहले जितनी भी एसेट्स होंगे, सारी एसेट्स हमारे डेबिट नेचर की होती हैं। पहले हम यहाँ पे सारी की सारी एसेट्स दिखाएंगे, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश और बैंक को छोड़ के, ठीक है। इसके अलावा इस तरफ जितनी भी लायबिलिटी है, जितनी भी आपकी लायबिलिटी है, वो सारी आ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे हम? अब आपको ये देखना है कि कौन कितना क्या बिक रहा है। जितने भी आपके एसेट्स सेल आउट होंगे, जितने भी एसेट्स आपके सेल आउट होंगे, वो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट के थ्रू, बाय बैंक अकाउंट एसेट सोल्ड आउट। बाय कैश नहीं हो जाएगा? नहीं, बैंक अकाउंट के थ्रू ही जाएगा हमारा। कैश बैंक यहाँ पे एक ही है, कैश बुक बनाएंगे लास्ट में, उसी में ये सारा का सारा जाएगा। हाँ बोलो। इसमें सेल, बस सेल आएगा। देखिए एसेट्स हमने यहाँ लिखी है, हाँ। लेकिन कोई भी एसेट जब बिक जाती है तो हम उसको क्रेडिट ही तो करते हैं। जैसे आप मशीनरी खरीदते हो तो क्या करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब वो बिकती है तब आप क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ जितनी भी चीजें बिकेंगी वो रियलाइजेशन में आएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट। मान लीजिए लायबिलिटी क्यों आएगी? यहाँ पे हम लायबिलिटी लिखेंगे, पे करने का यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का है। पहले हम शो करेंगे कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। पर फिर सेल लायबिलिटी में क्यों आ रहा है? हाँ, सेल लायबिलिटी में क्यों आ रहा है? लायबिलिटी नहीं, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आ रहा है। जैसे वहां पे आप पहले वाले चैप्टर में रीवैल्यूड कर रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, वैसे ही हम यहाँ पे एसेट्स को सेल करेंगे, लायबिलिटी को पेड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। रियलाइजेशन को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? वसूली खाता। हम वसूल कर रहे हैं जो हमारे पास है। हमें पूरा ब्यौरा चाहिए ना कि हमारे पास कौन कौन सी एसेट है, कौन कौन सा हमारा बिक गया है, ये हमें पूरा ब्यौरा चाहिए, वो हम यहाँ से करते हैं। लायबिलिटी क्या वसूल करेंगे वो? किससे? पेमेंट नहीं करनी है, आपकी ड्यूटी नहीं बनती है, लायबिलिटी नहीं बनती है कि जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उनको आप पेमेंट करें। लायबिलिटी पेड हमारा एसेट नहीं आना चाहिए। हाँ, इस साइड आएगा, ये तो सिर्फ लायबिलिटी लिखी है। कोई अलग पार्टनर्स, इफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपका एसेट ले लेता है तो वो पार्टनर के नाम से आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ एनी पार्टनर
टेक्स एनी एसेट, कोई भी एसेट्स अगर वो पार्टनर ले लेता है तो वो आपका अमाउंट में इस साइड आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जितनी एसेट्स को कहा है कि ये बिकी हैं उतनी की ही एंट्री करनी है। लेकिन लायबिलिटी क्वेश्चन में Balance बोला भी sheet ना हो में ना तो भी पेमेंट करनी है। क्वेश्चन में बोला भी ना हो तो भी आपको सारी लायबिलिटी पे करनी है। टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी पेड। बट अगर मैं लाइबिलिटी दे ही नहीं रखी है तो लाइबिलिटी में डालेंगे क्या? वही लायबिलिटी गिवन होगी बेटा यहाँ पे आपको, क्रेडिटर, बीपी। वो तो ऑलरेडी दे रखा होगा। हाँ, वो सब दे रखा होगा, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा होगा। हाँ, एडजस्टमेंट में नहीं भी दे रखा होगा तो भी आपको पेमेंट करनी है। अगर कोई लेकिन पार्टनर अगर यहाँ भी नहीं लिखा तो कहाँ यहाँ पे नहीं लिखा तो नहीं पे करेंगे। आपने कहा पे करनी है। अरे तो पता तो होना चाहिए कौन कौन सी लायबिलिटी है किस फर्म की। सब फर्म की अलग अलग लायबिलिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सॉरी ये क्या होता है? बैंक के थ्रू ही आएगा। टू बैंक क्या होता है? जब आप किसी को रियलाइज करने के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आप किसी से वसूली करते हो। हाँ, जब आप किसी से वसूली करते हो तो खर्चा तो आता है ना उसमें। आपने मतलब सभी हाँ, एसेट्स बेची, गुंडों को पैसे दोगे। गुंडों को पैसे तो नहीं देने होंगे यहाँ पे, बट जब भी हम करते हैं तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे आती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, जो जनरल रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और कौन सी चीज़ है वो WCR है, गुडविल है, वो पार्टनर्स में बांट दी जाती है। गुडविल क्यों बांटोगे? बांटने लगे जब कौन सी वाली? एडजस्टमेंट वाली नहीं होती यहाँ पे, यहाँ नॉर्मल होती है। हाँ, गुडविल है जो रिटर्न ऑफ वाली। रिटर्न ऑफ वाली। एडजस्टमेंट में वैसे मुश्किल ही होगी। यहाँ पे अगर बेच दिए तो वो इसी के थ्रू हो जाती है। गुडविल को एसेट मान के ही करते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वाली गुडविल नहीं होगी आपकी। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का तो पता ही है आपको। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं आता? पार्टनर का लोन लिया है, दिया है, इसमें नहीं आएगा। इंटरेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया है, लिया है, इस रियलाइजेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके रिलेटिव का है, जैसे ए हमारा पार्टनर है, मिसेस ए का लोन है, तो वो भी लिखेंगे। हाँ वो लिखेंगे मिसेस ए, वो थर्ड पार्टी। देखिए क्या होता है, हस्बैंड ने पार्टनरशिप में लिया है। हाँ, फर्म से लिया है या फर्म को दिया है? वो लिखेंगे। मिसेस ए ने लोन दिया है तो ये लायबिलिटी है। हाँ। मिसेस ए ने लोन दिया है फर्म को, ये लायबिलिटी है, तो आप पेमेंट करेंगे। यहाँ लायबिलिटी में भी लिखेंगे पेमेंट। लेकिन अगर ए का लोन है तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगी। उसके अलावा आपका जितने रिजर्व्स का मैंने बता दिया, जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे। फिर आपको रियलाइजेशन का वो निकाल लेना है, बैलेंस, एंड जैसे आप निकालते हो पार्टनर्स में वो बांट देना है। ठीक है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। इसमें बनेगा आपका वही जो मैंने आपको बताया, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इसके अलावा इसमें आप बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे एज इट इज़ आप पहले चैप्टर्स में बनाते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। और 4 नंबर में इसमें आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसमें आपको बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। जो क्वेश्चन में बोला हो हम वही बनाएंगे। तो 4 अकाउंट इसमें बनाने होते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है, रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें जर्नल एंट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री तो आप कर ही सकते हो। पहले तो आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर अगर आपकी कोई एसेट सेल हो रही है तो, और अगर आपकी कोई एसेट सोल्ड हो रही है तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो आप करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी भी पार्टनर ले ली, मान साथ के लीजिए साथ A ने। लिखते चलेंगे जर्नल एंट्री। नहीं, क्वेश्चन में या तो ये अकाउंट बनाने आएंगे या जर्नल एंट्री करनी आएगी। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री का बड़ा इजी सा बता रखा है। तो सिर्फ रियलाइजेशन में जर्नल बनानी है ना हमें, ये इन सब में सबकी मतलब जितनी भी चीजें जनरल रिजर्व, जैसे पार्टनर को बांट रहे हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बैंक के थ्रू एंट्री जो भी करनी होंगी। इसके अलावा भी जनरल एंट्री काफी है, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते भाई, चलो।